शहर की ऊंची ऊंची इमारत से कुछ दूरी पर एक छोटी सी कच्ची बस्ती थी। उस बस्ती में सबसे छोटा मकान सरजू लाल का था। वह अपनी पत्नी मायावती और अपने 7 वर्ष के बेटे टिल्लू के साथ हंसी खुशी दिन बिता रहा था। टिल्लू सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। आज मकान को सजाया जा रहा था क्योंकि आज टिल्लू का जन्मदिन था। उसका नाम ज़रूर अटपटा था लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत और सुंदर था। टिल्लू ने ही अपने पिता सरजू लाल को कहा था, पापा जी, अमीरों के घर में सब बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। हम गरीब हैं तो क्या हमारा कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा? मेरे 2-4 दोस्त हैं, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। इस बार तो मैं अपना जन्मदिन मना कर ही रहूँगा। सरजू लाल की पत्नी मायावती ने भी अपने पति से कहा, देखो जी, अपना एक ही इकलौता बेटा है। आप तो जानते ही हो, शादी के 4 साल के बाद इसका जन्म हुआ है। अब टिल्लू के बाद मुझे कोई औलाद नहीं होगी, ऐसा डॉक्टरों ने भी कह दिया है। हमारी एक ही संतान है, बुढ़ापे का सहारा है। इसकी खुशी के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। पत्नी की बात मानकर सरजू लाल ने अपने बेटे टिल्लू का आज जन्मदिन मनाने की बात कह दी। टिल्लू ने अपने आसपास के सब मित्रों को बताया, आज शाम को मेरा जन्मदिन है, सबको घर पर आना है। शाम हो चुकी थी। सरजू लाल ने केक की दुकान पर अपने बेटे के लिए एक केक ऑर्डर पर बुक करवाया था, लेकिन वह केक अभी तक घर नहीं पहुंचा। इसलिए सरजू लाल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं केक की दुकान पर जा रहा हूँ, जब तक तुम घर में आए मेहमानों की खातिरदारी करते रहना। टिल्लू कहने लगा, पापा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैं केक देखना चाहता हूँ। मेरा केक कैसा बनाया गया है और उसमें 7 मोमबत्तियाँ भी लगानी ज़रूरी है, क्योंकि मैं 7 बरस का हो चुका हूँ। मायावती ने अपने बेटे को बहुत रोका पर वह नहीं माना और जाने की जिद करने लगा। सरजू लाल अपने बेटे की उंगली पकड़े जल्दी जल्दी केक की दुकान पर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद सरजू रुक गया। सरजू ने अपने बेटे से कहा, वह देखो, सड़क के उस पार केक की दुकान है। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी केक लेकर आता हूँ। सरजू लाल अपने बेटे को वहीं खड़ा करके सड़क पार करके केक की दुकान के भीतर चला गया। दुकानदार ने सरजू लाल को तुरंत पहचान लिया और कहा, आपका केक तैयार है। सरजू लाल ने जेब से रुपये निकालकर केक के मालिक को पकड़ा दिए और अपना केक लेकर दुकान के बाहर आ गया और कहे, तुम जैसे गरीब लोग तुमसे रुपया ऐंठने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो और फिर पुलिस और वकील भी उसके साथ हैं। मेरे पास कोई ठोस सबूत और गवाह भी नहीं है। दुकानदार भी मेरे साथ दुकान के भीतर था, उसने भी एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। सोचते सोचते चलते चलते सरजू का घर आ चुका था। सरजू ने अपने बेटे की लाश को घर के बाहर देहली पर रख दिया और घर के भीतर चला आया। उसकी पत्नी मायावती गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाते हुए बोली, आ गए आप? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा हलवा और पूड़ी बनाई जाए। मैं तो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। आज मेरा बेटा जी भर के खाएगा। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो?
और टिल्लू दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया? लगता है बाहर खेल रहा होगा। आज उसका केक जो आया है। कुछ देर के बाद पत्नी फिर बोली, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो। सरजू की आँख से पानी छलक पड़ा और उसने बताया, अब अपना बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। यह बात सुनकर मायावती की सांस अचानक रुक गई। फिर एकदम से वह बड़बड़ाती हुई बोली, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? टिल्लू तो तुम्हारे साथ गया था केक लेने के लिए। मेरे साथ मजाक मत करो। अपने बेटे के लिए ऐसी बातें करते हुए क्या तुम्हें शोभा देता है? सरजू ने घर के बाहर इशारा किया। घर में मौजूद पड़ोस के 2-4 बच्चे भी थे। सब लोग बाहर आए और चादर हटाया गया। अपने बेटे के मित्र प्रकार एक माँ का हृदय अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो कितना चहल कदमी कर रहा था। बार बार कह रहा था, माँ आज मेरा जन्मदिन है। पत्नी अपने पति को झकझोरते हुए बोली, सच सच बताओ क्या हुआ? मेरे बेटे का ऐसा हाल किसने किया? सरजू खामोश हो गया। आसपास के लोगों को खबर मिली। सभी सरजू के घर दौड़े चले आए। सरजू से पूछा गया, टिल्लू की ऐसी हालत किसने की? सरजू ने सबको हुए रोते हुए बताया, कोई बड़ी सी गाड़ी वाला टक्कर मारकर चला गया ना, गाड़ी का नंबर देखा ना, ड्राइवर की शक्ल उसी रात टिल्लू को अग्नि के हवाले कर दिया गया और धीरे धीरे समय तेजी से बीतता चला गया। इस घटना को पूरा 1 साल हो चुका था। बड़े से खुले मैदान में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। सरजू एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ जब शहर में आया था, तब छोटा मोटा काम करके अपना परिवार पाल रहा था। फिर एक दिन घर पर एक लेटर आया, इस नौकरी के लिए है। तब से ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाता और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। किंतु टिल्लू के जाने के बाद सरजू और उसकी पत्नी मोहल्ले वाले से अब कम ही बातचीत किया करते थे। रोज़ की तरह सरजू फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठा था। तभी अचानक एक कॉल आई। लक्ष्मी मंदिर के पीछे वाली गली का पहला मकान, वहां पर आग लग चुकी है। मकान मालिक का नाम दीना चंद्र है। गाड़ी लेकर जल्दी वहां पहुंचे। सरजू ने गाड़ी तुरंत स्टार्ट की। अचानक वह 1 साल पीछे अतीत में खो गया। यह तो वही दीना चंद्र है जिसकी गाड़ी ने मेरे बच्चे को कुचल दिया था। आज उनके घर में आग लगी है। अच्छा हुआ ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। मैं वहाँ गाड़ी नहीं ले जाऊँगा। अब मज़ा आएगा, लेकिन मुझे तो गाड़ी ले जानी पड़ेगी। मैं उन्हें जलता हुआ देखना चाहता हूँ। वहीं दूर से खड़ा तमाशा देखूँगा, तब मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। सरजू ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और दीना चंद के मकान के सामने खड़ी कर दी। मोहल्ले की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी कहने लगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, अब आग बुझ जाएगी। सरजू सोचने लगा, पहले यकीन तो कर लूँ यह मकान पक्का दीना चंद्र का है। वहीं पास खड़ी एक महिला कहने लगी, मेरे पति का नाम दीना चंद्र है। वह इस समय विदेश गए हुए हैं। मेरा 8 बरस का बेटा दीपू ऊपर आग में फंस चुका है। जल्दी से उसे बचाइए, आज उसका जन्मदिन है। दूसरे माले पर
हमने जन्मदिन की सारी व्यवस्था कर दी थी और ग्राउंड फ्लोर पर मेहमानों के खाने पीने की सारी तैयारी थी। अचानक आग लग गई और सब लोग घर से बाहर निकल आए, लेकिन हमारा बेटा दीपू दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वह अभी भी घर के दूसरे माले के अंदर फंसा हुआ है। सरजू सोचने लगा, अब बदला लेने का मुझे पूरा मौका मिल गया है। अब मैं झूठ मूठ सबके सामने दूसरी मंजिल पर चढ़ जाऊंगा। सबको लगेगा मैं दीपू को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा नहीं और सबसे कह दूंगा मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन नाकामयाब रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में 2 लोग पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने अब तक पानी चालू करके आग बुझाना शुरू कर दिया था। सरजू को डर था कहीं दीपू बच न जाए, इसलिए मुझे ही दूसरे माले पर चढ़ाना होगा। सरजू उस जलते हुए मकान के भीतर प्रवेश कर गया और इधर उधर दीपू को खोजने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर रसोई घर में दीपू को सरजू ने देख लिया। वह 8 बरस का हंसमुख बालक चिल्लाने लगा, अंकल जी मैं इधर हूँ, मुझे बचाओ, मैं आग में जल जाऊंगा। सरजू मन ही मन में दीनाचंद को कह रहा था, देख आज तेरे बच्चे की जान मेरी मुट्ठी में है। मेरे बच्चे को मारकर तू चला गया था और तेरा कुछ न बिगड़ सका। अब मैं भी तेरे बच्चे को नहीं बचाऊंगा। अब इस आग की लपटों में तेरे बच्चे को जलता हुआ देखूंगा, क्योंकि नीचे सड़क पर तुम्हारी पत्नी बता रही थी कि तुम्हारा भी ये इकलौता बेटा है। तुमने भी मेरे इकलौते बेटे को मारकर हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया था। अब मैं भी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा छीन लूँगा। दीपू ने फिर पुकारा, अंकल जी जल्दी आइए, आग और तेज बढ़ रही है। दीपू की पुकार सुनकर सरजू को ऐसे लगा जैसे उसका टिल्लू आग की लपटों में खड़ा हुआ है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। अचानक से सरजू के हृदय में कपकपी होने लगी। उसके हृदय के भीतर से आवाज़ आई, अरे नालायक, ये तू क्या कर रहा है? दीनाचंद्र ने जो गलती की उसी गलती को तू भी कर रहा है, फिर उसमें और तुझमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तेरा काम है लोगों के घरों में जाकर आग बुझाना और लोगों को सुरक्षित बचाना। इस मासूम से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सरजू को अचानक एहसास हुआ शायद वह क्रोध में के मारे और बदले की भावना के चक्कर में अपने कदम पीछे करके खड़ा हुआ था, लेकिन जब उसकी आत्मा ने उसको झकझोर दिया तब सरजू की आंखें खुली। इस मासूम से बच्चे को मारने से मेरा ढिल्लू वापस नहीं आ सकता। मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ। उसने लपक कर दीपू को झट अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से आग की लपटों से बचाता हुआ सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। दीपू को बचाने के चक्कर में सरजू के बदन में आग की लपटों ने गहरे जख्म दे दिए थे, लेकिन उसे खुशी थी, मैंने एक नन्हे बालक की जान बचाई है। किसी के घर का इकलौता दीपक बुझने से बचा लिया। सरजू के बाहर आने पर मकान के बाहर खड़ी पब्लिक ने तुरंत दीपू को ठीक ठाक हालत में देखा और सरजू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आग पर काबू पा लिया गया था। अब तक दीनचंद भी यह खबर सुनकर घर के बाहर आ चुके थे। उन्होंने सरजू के पैर पकड़ते हुए कहा, मुझे रास्ते में सब खबर मिल रही थी
मगर मैं हवाई जहाज में बैठा हुआ था। हमारे मकान में आग लग गई और मेरे इकलौते बच्चे को बचाने के लिए कोई फायर ब्रिगेड वाला आदमी दूसरी मंजिल पर चढ़ गया है। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे दीपू को बचाया। मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए आभारी रहूँगा। मगर सरजू खामोश था। काम खत्म होने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। छुट्टी होने पर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी मायावती को बताया, आज मैंने ऐसा काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने दुश्मन के बेटे को बचाया है। तुम्हें याद है 1 साल पहले एक गाड़ी अपने ढिल्लू को कुचल कर चली गई थी। आज मैं उसी घर की अमानत बचा कर आ रहा हूँ। तब पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। कहने लगी, उस दिन मैं छाती पीट पीट कर रोई थी। एक बेटे को उसकी माँ से जुदा करने वाले जालिम के घर जाकर तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें भी बदला लेना चाहिए था। तब सरजू बोला, मायावती तुम पगला गई हो। जो होना था हो गया। अपना बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं। मुझे दीपू में अपना बेटा ठिल्लू दिखाई देने लगा और फिर बच्चों से दुश्मनी कैसी। लेकिन एक बात है दीनाचंद्र, अगर उस दिन अपनी गाड़ी धीमी चलाता तो यह एक्सीडेंट ना होता और हमारा बेटा आज जीवित होता। गेट पर दीनाचंद खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसने सरजू की सारी बातें सुन ली थी। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरजू ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी और बैठने के लिए कहा। दीनाचंद्र ने बताया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, लेकिन आग लगने के कारण सब मेहमानों को हमने वापस भेज दिया। हमारा बेटा सुरक्षित बच गया। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी ड्यूटी से तुम्हारे घर का पता लेकर मैं तुम्हें इनाम देने यहीं चला आया। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे 1 साल पीछे की घटना याद आ गई। शाम हो चुकी थी। एक पार्टी से मैं घर लौट रहा था। ड्रिंक थोड़ी ज़्यादा कर ली थी। नशा काफ़ी हो चुका था। अचानक मेरी आंख बंद हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कार किसी चीज़ से टकराई हो। जब झटके से मैंने आंखें खोली तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है। उस समय मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? उस दिन मेरे बच्चे का जन्मदिन था और मैं किसी पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। घर पर सभी मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अगले दिन मैं तुम्हारे मोहल्ले में आया। पता करने पर पता चला 7 बरस का ढिल्लू अब इस दुनिया में नहीं रहा। किसी गाड़ी ने टक्कर मारकर उसका दम निकाल लिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे सामने आने से डर रहा था। तब मुझे एक युक्ति सूझी। तुम्हारे घर एक नौकरी का लेटर भिजवाया और तुम्हें फायर ब्रिगेड की गाड़ी में नौकरी मिल गई। और उस घटना के बाद मैंने फिर कभी ड्रिंक नहीं की और कसम खाई ड्रिंक करके कभी भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आज तुम्हारे सामने हूँ। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, ले लो। मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। सरजू कहने लगा, साहब चाय ठंडी हो गई, चाय पी लीजिए। अब आप ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाते हैं। मेरे लिए यह गर्व की बात है। लेकिन मैं आपका
तोहफ़ा कबूल नहीं कर सकता हूँ। आप जा सकते हैं साहब। दीनाचंद सरजू के घर से अपना तोहफ़ा हाथ में लिए चला गया। सरजू की पत्नी कहने लगी, मैं चाहती हूँ इसे सज़ा मिलनी चाहिए। सरजू ने कहा, अपना बच्चा तो चला गया, वह वापस नहीं आने वाला। रात हो चुकी थी। जब सवेरा हुआ तो एक पड़ोसी समाचार पत्र लेकर सरजू के पास आया और बोला, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा है? इस अखबार में दीनाचंद की तस्वीर छपी हुई है। उसे 7 वर्ष की सज़ा हो गई। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और ढिल्लू की मौत का जिम्मेदार खुद को माना। सरजू अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने तो दीनाचंद के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, मगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। दीनाचंद ने अपना जुर्म खुद स्वीकार कर लिया।